हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 22 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो पहला लैटिन अमेरिकी जो देश है वो कौन सा बना है। तो उसका जो राइट आंसर है उरुग्वे है, जो पहला देश बना है जिन्होंने इच्छा मृत्यु को जो है वैध करार किया है। हुआ क्या है रिसेंटली, उन्होंने उरुग्वे जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बना है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, इच्छा मृत्यु किन लोगों को चाहिए, जो लोग तड़प रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं, उन व्यक्तियों को अब कानून के तहत चिकित्सा सहायता से सम्मानपूर्वक मृत्यु का विकल्प चुना जा सकता है। यह कानून व्यक्ति की गरिमा, अधिकार और मानव अधिकारों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। अब उरुग्वे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इससे इससे के जो उत्तर में ब्राज़ील और पश्चिम में अर्जेंटीना है। जो राजधानी है मोंटेवीडियो जो है वहाँ की राजधानी है, और जो राष्ट्रपति हैं वह है यामूद ओरेसी जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। जो माँ से बच्चे में 3 गंभीर रोगों को संक्रमण रोकने वाला जो पहला देश बना है वो मालदीव बना है। तालिबान सरकार को अधिकृत मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो रूस बना है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला जो पहला देश है वो भूटान बना है। जिसने सभी अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं वो वेनेजुएला बना है। मैन 5CV जो वैक्सीन बनाने वाला जो पहला देश है वो नाइजीरिया बना है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बना है। शराब पर सवस्ता चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बना है। स्वस्थ है बच्चों के लिए जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश घाना बना है। CO2 जो आयात पर समुद्र के नीचे स्टोर बनाने वाला जो पहला देश है डेनमार्क बना है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला जो पहला एशियाई देश है वो अभी हाल में ही चीन बना है। उसके बाद हाल में ही एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो वो कहाँ पर हुआ है, तो अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ है 2025 में, कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो उसका राइट आंसर है 26 लाख दिए जलाकर वहाँ का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने तोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो 9वें दीपोत्सव समारोह में अयोध्या में 56 घाटों में 56 घाट हैं, ये याद रखोगे 56 घाट हैं, और कितने दिए जलाए गए 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें 2128 वेदाचार्य वो लोग होते हैं जो वैदिक श्लोकों का पाठ करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं। और आपको ये याद रखना है ये कहाँ पर किया गया है, सरायू नदी के ऊपर किया गया है। उस तट के ऊपर महाआरती की गई है, वैदिक श्लोकों का पाठ किया गया है, और एक नया रिकॉर्ड को स्थापित किया गया है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, 26,17,215 दिए हैं, 56 घाट हैं, और सरायू नदी है। उसके बाद और भी जो रिकॉर्ड बने गए हैं इनसे अलग, यूडाई ने अगस्त 2025 में 221 करोड़ जो आधार है प्रामीकरण का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद है भारत के डीप ओशन मिशन में और उत्तर अटलांटिक में 5002 मीटर मानव गोताखोरी का रिकॉर्ड बनाया है। मैंगलोर की छात्रा रोमन पैरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 का जो शहरी विकास जो है वो किसने घोषित किया है, तो वो गुजरात ने हाल में ही घोषित किया है। हुआ क्या है, गुजरात सरकार ने 2025 में शहरी विकास का जो वर्ष घोषित किया है, और 2005 में गुजरात सुनियोजित शहर विकास परियोजना शुरू की गई थी, जिसकी 20वीं वर्षगांठ शुरू की घोषणा की गई है। गांधीनगर में नगर निगम को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, और सूरत को सबसे निर्मल जो गुजरात पुरस्कार मिला है। अब हर साल 12 अक्टूबर को शहरी विकास दिवस मनाया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो हमने घोषित की हैं जो रिसेंट हुई हैं, तो वो हैं AICTE ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को कस्टम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।
यूएन ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वर्ष, शांति व विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेपाल ने 2025 को विश्व पर्यटन घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर्स ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। भारत और स्पेन ने 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति पर्यटन एआई का वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूए ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है। इसरो ने 2025 को गगनयान घोषित किया है, जहां भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्पेस में जाएंगे। यूएन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है। तो उसका जो शुभांकर है वो दलामा है, उसका शुभांकर। अब रिसेंटली क्या हुआ है, 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक को साउथ इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 होगी। वो कहाँ होगी, वो रांची झारखंड में होगी। कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है। जो मास्कोट है वो दलामा है। झारखंड दलामा है क्या, झारखंड के राज्य पशु हाथी से प्रेरित, जो शक्ति, सौम्यता और खेल भावना का प्रतीक है। पिछला आयोजन कब किया गया था, 2008 में। साउथ एशियन जो एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना 1993 में, 1993 में। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ललित के बोनोट, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ हाल में ही जितने भी खेल गए हैं उनके जो मास्कोट हैं कौन कौन से रखे गए हैं, उनको एक नज़र डालते हैं। 38 राष्ट्रीय खेल 2025 जो उत्तराखंड में खेले गए, उसका शुभांकर था मोली, और जो टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। पहला खो खो विश्व कप 2025 जो भारत इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया, जिसका शुभांकर था तेजस और तारा हिरन। उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, जिसका 2nd एडिशन था, नई दिल्ली मार्च में खेला गया, जिसका शुभांकर था उज्जवल, एक गोरैया था वो। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, जिसका 7वां एडिशन था, बिहार मई में खेला गया, जिसका शुभांकर था गज सिंह। उसके बाद 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेली गई, शुभांकर था विराज, एक नीले रंग का युवा हाथी। उसके बाद जो वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर थी वो कंगना रनौत थी। और उसके बाद एशिया रग्बी अंडर-20 जो चैंपियनशिप 2025 जो राजगीर बिहार में अगस्त में खेली गई, उसका शुभांकर था अशोक, जो कि खरगोश था। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल, जिसका पहला एडिशन था और जो श्रीनगर में खेला गया अगस्त में, उसका शुभांकर था रंगीत हिमालयन किंगफिशर। उसके बाद 12वें जो पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार अगस्त से सितंबर तक खेला गया, जिसका शुभांकर था चांद, बिहार के वाल्मीकि कथा से प्रेरित। उसके बाद 11वीं एशियन जो चैंपियनशिप 2025 है हैदराबाद में सितंबर अक्टूबर में चली, उसका जो शुभांकर था वो था जलवीर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही राज्य खनन तत्परता सूचक 2025 की माइनिंग रीच श्रेणी में कौन शीर्षक पे रहा है, मतलब माइनिंग रिच कैटेगरी में कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश ने हाल में ही टॉप किया है। तो हुआ क्या है, खनन मंत्रालय ने पहली बार स्टेट माइनिंग जो रेडनेस इंडेक्स 2025 जारी किया है। ये इंडेक्स क्या बताता है, ये इंडेक्स मापता है कि कौन सा राज्य अपने खनिज का प्रबंधन और उत्पादन और कितनी दक्षता और स्थिरता से करता है। इसकी शुरुआत केंद्रीय बजट 2025-2026 में की गई। तो उसको 3 श्रेणियों में हमने लिया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए में अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, तो आप टॉप में इसी को याद रखोगे। तो कैटेगरी ए में हमने किनको लिया है, जो खनिज समृद्ध राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कैटेगरी बी में जो मध्यम है, मतलब ठीक ठाक है वहाँ पे रूप में, संपन्न राज्य गोवा, उत्तर प्रदेश और असम। और कैटेगरी सी में जो कम जो समृद्ध राज्य हैं जैसे कि पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा हैं, वो सब कैटेगरी सी में हमने डाले हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वी राइज पहल किसके द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है, वो नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें क्या लॉन्च किया है, नीति आयोग ने वी राइज पहल की शुरुआत की है। इसे डीपी वर्ल्ड कंपनी, ये आप याद रखोगे, डीपी वर्ल्ड कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, महिलाओं द्वारा संचालित MSME, मतलब जो छोटा मोटा उन्होंने एक व्यापार अपना कर रखा है महिलाओं ने, स्पेशली जैसे किसी ने कुकिंग का बिजनेस कर रखा है, किसी ने अचार पापड़ का कर रखा है, उन सबको वैश्विक बाजार तक पहुंचने में मदद करना, मतलब उनको
एक छोटी सी जगह से उठाकर वर्ल्ड वाइड उनका जो बिजनेस है उनको लेके आना वहाँ तक। तो उसका मतलब उसके लिए एक पहल शुरू की गई है वी राइज नाम की। और इसमें करेंगे क्या, इसमें मेंटोरशिप होगी, लोगों को बताया जाएगा, मतलब कोई इंसान जिसको उस बिज़नेस के बारे में पता है वो बताएगा कि ये करना है, ऐसे करना है आपने। और बिजनेस सपोर्ट करेंगे इसके अंदर, और ब्रांडिंग करेंगे, आप लोगों को बताएंगे ये काम हो रहा है। और फाइनेंस तक, मतलब पैसों की भी लेन देन करेंगे, और लॉजिस्टिक्स की सहायता भी की जाएगी, मतलब जो चीज़ों को लेन देन में हेल्प करता है। और मुख्य लक्ष्य क्या है, महिलाओं ने जो भी बिजनेस किया है उनको ग्लोबल सप्लाई चेन तक जोड़ना, ताकि उनको आगे बढ़ा सकें। तो ये किसने किया है, ये नीति आयोग ने किया है। आपको ये भी याद रखना है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने और क्या क्या किया है यहाँ पर। तो नीति आयोग ने किया है SDG, जो इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में जो नीति आयोग जो भारत का स्कोर आया है एज पर नीति आयोग, तो वो 71 आया है। अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और केरल ने बाजी मारी है, तो उनका जो स्कोर है 79 है। महिला उत्पादक चैप्टर में शामिल होने वाला जो पहला राज्य है तेलंगाना है। राज्य स्तरीय स्वच्छता सूचक 2025 में उड़ीसा सबसे पहले पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे और गोवा थर्ड पे है। AI आधारित आधुनिकीकरण समिति का गठन VK पॉल ने किया है। फ्रंटियर टेक हब का उद्देश्य है कस्टम कंप्यूटिंग का विकास। ट्रैक वॉच रिपोर्ट ये किसके द्वारा की जाती है, ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च की जाती है। नीति आयोग ने यह भी बताया है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उत्तरी पूर्वी जो SDG इंडेक्स 2023-2024 में जो जिला है वो कौन सा है, हथेलियल जो मिजोरम के अंदर है। और अगर पहला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी करने वाला भी नीति आयोग है। और वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल भी लॉन्च जो है वो नीति आयोग ने शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि IFA जो है शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है। तो वो मोहन बागान ने अपने नाम किया है। हुआ क्या है, मोहन बागान ने 22 साल बाद प्रतिष्ठित IFA की जो शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट जीती है, कितने साल बाद, 22 साल बाद। यह फाइनल 18 अक्टूबर 2025 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ है। ये आप याद रखोगे। मोहन बागान ने अपने प्रतिद्वंदी जो था किसको हराया है, उसने ईस्ट बंगाल को हराया है उसने हाल में ही। यह मोहन बागान का 21 जो है IFA शील्ड खिताब है। और उसके साथ IFA शील्ड की स्थापना कब हुई थी, 1893 में हुई थी। इसमें भारत फुटबॉल संघ आयोजित करता है। सबसे ज़्यादा किसने जीता है ये जो प्रतिष्ठित जो खिताब है, ये ईस्ट बंगाल ने 29 बार, मतलब 29 बार ये अपने नाम किया है। उसके बाद फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रतियोगिताएं हुई हैं जो हाल में ही हुई हैं। आपको विजेता और उपविजेता दोनों को देखना है। सबसे पहले है जो UEFA महिला चैंपियंस लीग, विजेता आर्सेनल है, उपविजेता बार्सिलोना है। अच्छा, उसके बाद है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025, इंडिया विजेता है, उपविजेता बांग्लादेश है। प्रीमियम लीग चैंपियनशिप 2024-2025, उपविजेता लिवरपूल है, उपविजेता आर्सेनल है। डोरूडो कप चैंपियन जो है 2025 चैंपियन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, और रनर अप कौन है, डायमंड हार्बर है। उसके बाद 78 संतोष ट्रॉफी विजेता पश्चिम बंगाल है, उपविजेता केरल है। महिला यूरो कप 2025 जो है विजेता इंग्लैंड है, उपविजेता स्पेन है। डॉक्टर BS रॉय ट्रॉफी 2025-2026 विजेता मणिपुर है, और उपविजेता पश्चिम बंगाल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह मंत्रालय ने हाल में ही किस धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मंजूरी दी है। तो है बाधो धर्म है जिसको अलग जनगणना कोड देने की घोषणा की है। रिसेंटली हुआ क्या है, जो हमारे गृह मंत्रालय ने बाडो जो समुदाय के पारंपरिक बाथो धर्म को जनगणना कोड देने की मंजूरी दी है, वो अलग करने की। अलग जनगणना में भादो धर्म को अलग कॉलम और कोड दर्जा दिया जाएगा। यह बोर्ड भादो जनपद जो जनजाति का पारंपरिक और सबसे पुराना धर्म है। इसमें शिवराय नाम देवता की पूजा की जाती है। भादो धर्म में तुलसी के पौधों को पवित्र माना जाता है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस देश ने जो बुर्का है और नकाब जो है उसको उस पर प्रतिबंध लगाया है, रिसेंटली बैन लगाया है। तो उसका जो राइट आंसर है पुर्तगाल है, जिसपे उन्होंने बैन लगाया है। तो पुर्तगाल के जो सांसद ने नया कानून पारित किया है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर, मतलब जब आप खुले में घूम रहे हो बाजार में और कहीं घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पर बुर्का और नकाब दोनों प्रतिबंध कर दिए गए हैं, मतलब बैन कर दिए गए हैं। आप चेहरा ढकने वाले वस्त्र जैसे बुर्का और नकाब सार्वजनिक जगहों पर वर्जित हैं। हालांकि
जो उनके धर्म स्थल है जहाँ पे वो पूजा वगैरह करते हैं, हवाई जहाज़ों पर और राजनयिक परिसर में बुर्का पहनने की अनुमति रहेगी। उसके बाद पुर्तगाल के बारे में, राज्य स्थान कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है। राजधानी है लिस्बन है। और जो राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, और जो मुद्रा है वहाँ की यूरो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने कितनी लागत से कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की है? तो है 600 करोड़ की लागत से वो स्टार्ट की गई है। भारत सरकार ने 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? देश में उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन करना। यह मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है। मुख्य लक्ष्य क्या है? कपास की खेती को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीकों को प्रमुख प्रतिष्ठानों सुरक्षा हेतु मिशन सुदर्शन चक्र का आरंभ किया है। और पीएम मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन का भी लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत सरकार ने चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने का अनुबंध किस कंपनी को दिया है? तो वो है BLS इंटरनेशनल को ये अनुबंध दिया गया है। तो भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय जो है MEA ने BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड को भारत में चीन में भारतीय वीजा जो आवेदन केंद्र संचालित करने का अनुबंध दिया है। यह अनुबंध 3 वर्ष तक वैध रहेगा। केंद्र कौन सा है? बीजिंग, शंघाई, गोंगझाऊ में होगा। उद्देश्य क्या है? भारत और चीन के बीच में लोगों के संबंधों को मजबूत करना। अब आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक होता है पासपोर्ट और एक होता है वीज़ा। फ़र्क क्या होता है? पासपोर्ट होता है एक सरकारी दस्तावेज होता है, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी नागरिकता की पहचान होते हैं। आपको ये बताते हैं आप चीन से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हो आप। इसे आपका अपना देश जारी करता है, मतलब इंडिया का तो है इंडिया ही जारी करेगा। जबकि वीज़ा क्या करता है? यह किसी अन्य देश में प्रवेश की अनुमति देने वाला आधिकारिक दस्तावेज है। अगर मैं लंदन से हूँ तो मैं आपको वो कागज़ भेजूंगा ताकि आप मेरे देश में आधिकारिक तौर पर अनुमति एंटर कर सको। इससे वही देश जारी करता है जहां आप यात्रा करना चाहते हैं। ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं CG जो मुरलीधरन ने किस पद का कार्यभार संभाला है? तो उसका जो राइट आंसर है चिकित्सा सेवा महानिदेशक सेना, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्मी में संभाला है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के लिए इतना ही। और हैप्पी गोवर्धन पूजा। थैंक यू सो मच।